नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिचुंचनगिरी विश्वविद्यालय के बेंगलुरु परिसर का उद्घाटन किया और इस दौरान अमित शाह ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। आध्यात्मिक परंपरा को बरकरार रखते हुए, उसको और उज्जवल करते हुए, इसके साथ सेवा, शिक्षा और समर्पण, इसको जोड़ने का काम महास्वामी ने किया और आज डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 1800 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಈ ದಿನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯ ಅತ್ಯಂತ ಗಹನವಾದದ್ದು। यह मठ ने सेवा के माध्यम से अनेक गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को आध्यात्मिकता और कर्म योग के साथ जोड़ने का काम किया है। ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನತೆಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಡೀತಾ ಇದೆ। और ये मठ 9 स्तंभों पर अन्न, अक्षरा, आरोग्य, आध्यात्मिकता, आश्रय, आरक्षण, आरण्य, अकालू, अनुकंपा और अनुबंध, ये 9 स्तंभों पर समाज के हर वर्ग को जोड़ने में सफल रहा है। और मैं मानता हूं इससे न केवल समाज के अंदर हमारी आध्यात्मिकता, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म मजबूत हुआ है, समाज की एकता को भी इस मठ ने बहुत मजबूत कर एक बहुत अच्छा उदाहरण धार्मिक संस्थाओं के लिए देने का काम किया है। ಅನ್ನ, ಅಕ್ಷರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆಶ್ರಯ, ಅನುಕಂಪದಂತಹ 9 ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನ ಮೂಲವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಏಕತೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ये मठ नवाचार और परंपरा दोनों को साथ में रखकर आगे बढ़ता है। एक और तो हमारी परंपरा से बच्चे से लेकर युवाओं को जोड़ने का काम करता है, हमारी संस्कृति से बच्चों से लेकर युवाओं को जोड़ने का काम करता है, और दूसरी ओर ये आधुनिक से आधुनिक शिक्षा से बच्चों को युक्त कराकर समाज में सम्मानित स्थान दिलाने में भी मदद करता है। ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ, ಭವ್ಯವಾದ ಪರಂಪರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಜೋಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗೌರವವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। श्री आदिचुंचनगिरी महासंस्थान मठ व्यक्ति की आत्मा के उत्थान के लिए भी प्रवृत्त है और समाज की आत्मा को जागरूक करने का भी काम कर रहा है। ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ। और मैं फिर से एक बार श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी को जरूर याद करना चाहूंगा। 71वें पीठाधीश के 39 साल के कार्यकाल में सैकड़ों स्कूलें बनाई, कई अस्पताल बनाए और यहां से कई छात्रों को निशुल्क निवास के साथ शिक्षा से युक्त कर समाज में सम्मानित स्थान पर पहुंचाया। अनाथालय बनाए, वृद्धाश्रम बनाए और मानसिक रोगियों के कल्याण के लिए भी ढेर सारे इनिशिएटिव महास्वामी जी ने लिए और यही परंपरा को डॉक्टर निर्मलानंद नाथ जी ने आगे बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं ये मठ सालों सालों तक इसी प्रकार से सेवा के इस यज्ञ को आगे बढ़ाता रहेगा। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಾರ್ಗ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡೋದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. और आदि चुनचुनगिरी विश्वविद्यालय छात्रों को नई दिशा तो देता ही है, मगर नैक A+ प्राप्त कर भारत की श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में भी वो शामिल हुआ है. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಡಿಗೂ ಸಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. यहां पर स्थित 1500 बेड का अस्पताल और रिसर्च सेंटर न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, एंकोलॉजी और इसके अलावे किडनी, लीवर, कॉर्निया, इसके ट्रांसप्लांट तक की उच्चतम आरोग्य की सेवाएं यहां बहुत कम दर में और गरीबों के लिए मुफ्त में उपलब्ध होती हैं. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿರಬಹುದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂತೋಷ. मित्रों, हमारे देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत बड़ा वाक्य सालों पहले गुजरात में कहा था कि गरीबी की सबसे बड़ी समस्या बीमारी है और बीमारी की सबसे बड़ी वजह इलाज का खर्च. शासन ने गरीबों के बीमारी के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए. और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब 20 साल पहले बोला हुआ वो वाक्य उन्होंने पूरा किया है. आज देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की व्यवस्था भारत सरकार ने की है. उधर सीएम योगी ने आजमगढ़ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया. वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया. हृदय से बधाई देता हूं. वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है. याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के. बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था. पहचान का संकट होता था. लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे. आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था. लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है. आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है. अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है. और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए. और जब गति होगी तो प्रगति होगी,
प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को अब मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद करिए कि पटना से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की पूरी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के नायक वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक नायक श्री शुक्ला जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, गणेश चौहान जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी बहन और भाइयों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और के माध्यम से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात के लिए आज मैं आप सभी गोरखपुर वासियों को, संत कबीर नगर वासियों को, अंबेडकर नगर वासियों को और आजमगढ़ वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के विरासत को वैश्विक मान्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज से 11 वर्ष पहले दी गई थी। ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का उपहार इन 4 जनपदों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से
पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश इस कनेक्टिविटी का लाभ लेगा। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, विकास के लिए आवश्यक है कि हमारी गति तेज हो। गति बढ़ाने के लिए उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो प्रगति होगी, और प्रगति होगी तो समृद्धि अपने आप ही आएगी। यह एक सुनिश्चित अवधारणा है। दुनिया के अंदर जितने भी विकसित देश हैं, उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। और याद रखना कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। विकास तो कोसों दूर था, बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का कोई लाभ समाज के किसी तबके को नहीं मिल पाता था, और परंपरागत उद्यम भी बंद के कगार पर थे। एक जनपद एक माफिया पिछली सरकारों की देन थी। परिणाम था विकास भी बाधित था, व्यापारी और बेटी दोनों की सुरक्षा खतरे में थी। विकास की कोई योजना आती थी तो विकास की इस योजना में बंदर बांट करने के साथ ही माफिया में वर्चस्व की जंग शुरू हो जाती थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। टूरिज्म का और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के देश के अंदर उभरा है। पहले पता ही नहीं लगता था सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है, इसका पता ही नहीं रहता था। लेकिन अब एक्सप्रेस वे का जाल पूरे प्रदेश को एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो हमने ध्यान दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने का परिणाम था कि बीमारू राज्य से उभर करके उत्तर प्रदेश अब भारत के एक इमर्जिंग स्टेट के रूप में, एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ चुका है। अब आपके सामने पहचान का संकट नहीं है, पहचान का संकट नहीं है। अभी आपने 5 दिन पहले लखनऊ में देखा होगा, माननीय गृह मंत्री जी आए थे। 60,244 पुलिस कार्मिकों को नियुक्ति पत्र मिला। गोरखपुर के नौजवान भी होंगे ना उसमें, गोरखपुर के भी नौजवान हैं कि नहीं हैं? यानी गोरखपुर के भी नौजवान हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के नवयुवकों को नौकरी मिली है। 12,045 तो केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, उसमें 12,045। हम लोग जब 2017 में आए थे, 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इन 70 वर्षों में केवल 10,000 महिला कार्मिक को नौकरी मिली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में। और 2017 से लेकर के अब तक अगर हम देखेंगे तो ये संख्या बढ़कर के 40,000 से ज्यादा हो गई है। बहनों और भाइयों, इन नियुक्तियों में कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न संप्रदाय का भेद। योग्यता के आधार पर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए
पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां हुई। आज ये सभी जवान अपने अपने जनपदों में जाकर के वहां योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वे उसका हिस्सा बनेंगे। ये है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। अपनी युवा ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा के साथ बदलने में और उसकी ऊर्जा का लाभ नव निर्माण में कैसे करना है, आज उत्तर प्रदेश उस राह पर आगे बढ़ चुका है। 2017 के पहले होता तो इसमें चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल गई होती और किसी भी नौजवान को जो ईमानदारी के साथ भर्ती होने वाला है वह ईमानदारी के साथ भर्ती नहीं हो पाता। बिना उससे पैसे वसूले ये लोग नियुक्ति पत्र नहीं देते, न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता। लेकिन अब जो माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के पारदर्शी भर्ती ने उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित कर दिया है। पिछले 8 वर्ष के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2,16,000 नौजवानों की भर्ती दी है। 2,16,000 भर्ती अकेले उत्तर प्रदेश में पुलिस बल में हुआ है और कुल मिलाकर के हम लोगों ने सभी सरकारी विभागों को अगर देखेंगे 8.5 लाख से अधिक भर्ती हम लोग उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। बहनों और भाइयों, ये नौकरी इस बात की सबूत है कि युवाओं को जब पारदर्शी तरीके से नौकरी मिली, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, तो उत्तर प्रदेश में नौकरी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ी, सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल भी बना और बेहतरीन माहौल बना तो निवेश भी आता हुआ दिखाई दिया। 50 लाख करोड़ रुपए का इन 8 वर्षों में हमें निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें 15 लाख करोड़ रुपए को अब तक हम लोग जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं और ये निवेश के लिए ही आधार बनाने के लिए एक्सप्रेसवे दिए गए हैं। आप सोचिए, गोरखपुर का दक्षिणांचल जहां पर तमाम स्तर पर हम लोग पहले देखते थे अपराधी गिरोह वहां सक्रिय रहा करते थे, अब वहां पे औद्योगिक विकास की एक नई नींव पड़ रही है। गीडा विकास कर रहा है। अकेले गीडा में हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को जमीनी धरातल पर उतारा है। 40,000 से अधिक नौजवानों को यहां पे उद्योगों में नौकरी दी है। अलग अलग क्षेत्रों में जो उद्योग लग रहे हैं, इनके माध्यम से भी नौकरी की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। और जो आज हम गोरखपुर में और आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर में जो कार्य आज हम कर रहे हैं, यही कार्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने लखनऊ से लेकर के गाजीपुर के बीच उसी कनेक्टिविटी के माध्यम से किया है। यही कार्य बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में किया है और यही कार्य इस वर्ष के अंत तक गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से मेरठ से लेकर के प्रयाग। अगर थाना सेक्टर 63 पुलिस द्वारा बहलोलपुर अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी, तभी सामने से जो है एक संदिग्ध ऑटो आता दिखाई दिया, जिसमें 4 बदमाश सवार थे। आपको बता दें कि ऑटो सवार बदमाशों द्वारा जो है अपने आप को घिरता देख जो है पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और वहीं पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में जो है एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जो अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस और 30,000 रुपए नकद बरामद किए गए।
जब थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा बहलोलपुर अंडरपास के पास चेकिंग नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक संदिग्ध ऑटो तेज गति में आता हुआ नजर आया। जब पुलिसकर्मियों ने उस ऑटो को रोकने का प्रयास किया तो रुका नहीं, परंतु एफएनजी रोड की तरफ ऑटो को भगाने लगा। जब पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया तो वह ग्रीन बेल्ट की तरफ ऑटो भागने लगा और खुद को गिरता देख उसमें से जो चारों लोग अंदर थे वह चारों लोग ग्रीन बेल्ट की तरफ भागने लगे। खुद को गिरता देख उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया तो उनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब जानकारी की गई तो उस व्यक्ति का नाम गौरव था और उसके पास से चोरी किए हुए लगभग 30,000 रुपये बरामद हुए। जो इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि ये वही व्यक्ति है जिसने कुछ समय पहले थाना सेक्टर 63 थाने क्षेत्र में ही एक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कॉम्बिंग के दौरान अन्य 3 लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित हुई और इन चारों के पास से कुल मिला के लगभग 90,000 रुपये बरामद हुए, जो इन्होंने एक सेक्टर 63 में एक बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला